प्रिय छात्रों, आइए हम लोग आज कुछ वाक्य शुद्धि देखते हैं। वाक्यों को शुद्ध करने के पहले हमें वाक्य को अच्छी तरह पढ़ना होता है और पढ़ने के बाद यह समझने की कोशिश करनी होती है कि इस वाक्य में आखिर किस प्रकार की अशुद्धि है, किस प्रकार की भूल है। तो जैसा कि आप यहाँ पहले वाक्य में देख रहे हैं, उसने संतोष का सांस ली। अब यहाँ पर सांस ली के पहले लिखा है संतोष का, तो यहाँ लिंग संबंधी अशुद्धि है। लिंग संबंधी अशुद्धि का मतलब हुआ कि पुल्लिंग की जगह पर स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग की जगह पर पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर सांस शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है, लेकिन उसके पहले जो शब्द प्रयोग किया गया है वह का है। तो यही शब्द यदि हम की कर देंगे तो यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरा वाक्य हम लिखेंगे कि उसने संतोष की सांस ली, और यह वाक्य हमारा शुद्ध हो जाएगा। आइए अब हम लोग दूसरे वाक्य में देखते हैं। सविता ने जोर से हंस दिया। अब यहाँ पर किस प्रकार की गलती है? तो यहाँ पर आपको सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया संबंधी भूल है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। यहाँ पर इसी की भूल है। अब ये सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है, ये हमें समझने की होगी। तो सकर्मक क्रिया को हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब, और अकर्मक क्रिया को कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। अब ये ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब में आखिर होता क्या है, ये हमें पहले देखने की ज़रूरत है। ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब में अंतर क्या होता है वह हम लोग देखेंगे। तो ट्रांसिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया। आइए देखते हैं, ये जो सकर्मक क्रिया है सकर्मक क्रिया, इसमें होता है कि जिस क्रिया में कर्म हो अथवा होने की संभावना हो, सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। अब यहाँ समझने की ज़रूरत है, पहले मैं लिखता हूँ और उदाहरण दे करके, जैसे गाना, लिखना, पढ़ना इत्यादि, ये सब सकर्मक क्रियाएं हैं। ये सब सकर्मक क्रिया है।
अब आप कहेंगे कि सर मैं कैसे समझूंगा कि यह सकर्मक क्रिया है। तो ये एक गाना पहले मैंने लिखा और एक प्रश्न करो अपने मन में। अपने मन में प्रश्न करेंगे, मैं क्या गाती अथवा गाता हूँ, यह प्रश्न करेंगे। और जब यह प्रश्न करेंगे तो हमें कोई ना कोई उत्तर मिलेगा। कोई ना कोई उत्तर हमें मिलेगा। मैं गीत गाता या गाती हूँ, यह उत्तर हमें मिलेगा। उसी तरह से यदि लिखना से एक वाक्य बना देंगे, तो इस प्रश्न पूछेंगे कि मैं क्या लिखता हूँ अथवा मैं क्या लिखती हूँ। तो इस तरह से इसमें भी उत्तर मिल जाएगा। उत्तर मिलेगा, मैं कहानी, कविता, पत्र, उपन्यास लिखता हूँ। इस तरह से ये उत्तर मिल रहा है। तो जिसका उत्तर मिल जाए तो समझिए कि वह सकर्मक क्रिया है। मैं पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ? किताब पढ़ता हूँ, चिट्ठी पढ़ता हूँ, कविता पढ़ता हूँ। तो उत्तर मिल रहा है पढ़ने का, तो पढ़ना क्रिया सकर्मक हो जाएगी। और दूसरा और क्लियर तब होगा जब हम अकर्मक को पढ़ेंगे। अकर्मक क्रिया को जब पढ़ेंगे तब। अब इसी को लिखते हैं, इसी को सीधा ले लेते हैं और जिस क्रिया में कर्म यहाँ पर लिख देते हैं न हो अथवा होने की संभावना न हो, तो वह क्या कहलाएगी? अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर यह अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब इसके जैसे में उदाहरण ले लेंगे, रोना, हंसना, नहाना, बैठना, उठना इत्यादि। अब ये अकर्मक क्रिया को पहचानिए। इससे फिर उसी तरह से वाक्य बना करके हम पकड़ेंगे कि यह किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि कोई क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है। यहाँ रोना लिखिए और प्रश्न कीजिए, मैं क्या रोता हूँ? इसका उत्तर नहीं मिल रहा है। क्या रोता हूँ? कुछ उत्तर नहीं मिल रहा है। कुछ उत्तर नहीं मिला।
दूसरा हंसना, इससे फिर वाक्य बनाइए। प्रश्न पूछिए, मैं क्या हंसता हूँ, मैं क्या हंसता हूँ। इसमें भी हमारा उत्तर कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो जैसे ही हमें उत्तर मिल जाए, अपने से प्रश्न करेंगे, जो क्रिया दी गई रहेगी उसी क्रिया से एक प्रश्न करेंगे। मैं क्या, यहाँ हंसना दिया है तो क्या हंसता हूँ, यदि रोना दिया रहे तो क्या रोता हूँ। इस तरह से प्रश्न करेंगे। तो यहाँ प्रश्न किया कि सविता ने जोर से हंस दिया। अब प्रश्न कीजिए, सविता ने जोर से क्या हंस दिया। उत्तर कुछ नहीं मिल रहा है। तो जब उत्तर कुछ नहीं मिलेगा तो यहाँ ने का प्रयोग नहीं होगा। फिर एक बार मैं बता रहा हूँ कि जैसे ही इसी से प्रश्न कीजिए कि सविता ने क्या हंस दिया, उत्तर नहीं मिला, मतलब ने को हटाना पड़ेगा। अब यही वाक्य अब शुद्ध हो जाएगा कि सविता ने जोर से हंस दिया, और यह वाक्य शुद्ध हो गया। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ लिखा है नंबर 3 में, मुझे बहुत आनंद आती है। अब यहाँ पर भी लिंग संबंधी अशुद्धि है। आनंद पुल्लिंग शब्द है और लिख दिया है आती है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि मुझे बहुत आनंद आता है, और यह वाक्य शुद्ध हो गया। अब हम आ गए चौथे वाक्य में। वह धीमी स्वर में बोलता है। अब यहाँ स्वर पुल्लिंग है, स्वर पुल्लिंग है और लिख दिया है धीमी। और फिर स्वर जब होता है तो आदमी कोई एक शब्द नहीं बोलता है, कई एक शब्द एक साथ बोलता है। जब बोलता है तो वह कई एक शब्द एक साथ बोलता है। तो यहाँ पर वचन संबंधी भी अशुद्धि है। तो यहाँ पर दो प्रकार की अशुद्धि है। एक है लिंग संबंधी, जो पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग लिख दिया है, और वचन संबंधी है, जो बहुवचन है और उसको एक वचन में प्रयोग कर दिया है। तो यहाँ हमारा वाक्य होगा कि वह धीमे स्वर में, धीमे स्वर में, धीमे स्वर में बोला। वह धीमे स्वर में बोला, वह धीमे स्वर में बोला। तो यह वाक्य शुद्ध हो गया। उसके बाद है राम और सीता वन को गई। तो यहाँ भी दो प्रकार की अशुद्धि है। एक यहाँ कारक संबंधी, कारक, कारक। अब आप कहेंगे कि ये कारक क्या होता है। तो कारक जो है वह कारक दो शब्दों के बीच संबंध बताता है। अब ये यहाँ पर आपने देखा कि ये को की जरूरत यहाँ नहीं है, लेकिन इसको यहाँ
लगा दिया है। और राम और सीता यहाँ दोनों एक ही काम कर रहे हैं, वन जाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट जो है वह प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है। राम एक सब्जेक्ट है और सीता भी एक सब्जेक्ट है, और दोनों मिल करके एक हो गए हैं क्योंकि यहाँ और लिख दिया है ना। तो राम और सीता मिल करके उस काम को कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, यहाँ देखिए ये प्लूरल हो गया, राम और सीता दोनों मिल करके। सिर्फ राम रहता तो सिंगुलर हो जाता, सिर्फ सीता होती तो सिंगुलर हो जाती, लेकिन यहाँ राम और सीता दोनों है इसलिए यह प्लूरल हो गया। तो यहाँ हमारा वाक्य होगा राम और सीता वन गए, तब जाकर के यहाँ यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अब ये कारक जो है इसके विषय में थोड़ा मैं बता दूं। यहाँ यह कारक जो है यह 8 प्रकार का होता है। तो 1 नंबर में है कर्ता कारक, 2 नंबर में है कर्म कारक, 3 नंबर में है करण कारक, 4 नंबर में है संप्रदान कारक, 5 नंबर में है आपादान कारक, 6 नंबर में है संबंध कारक, 7 नंबर में है अधिकरण कारक, और 8 नंबर में है संबोधन कारक। तो ये 8 प्रकार के कारक होते हैं। अब आप कहेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ कर्ता कारक है या कर्म कारक है। तो अब आइए मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये जो आपका कर्ता कारक है वह, और यह करण कारक, इसको यहाँ नीचे लेता हूँ और तब मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। अब इनके चिन्ह लगे होते हैं, तो इनमें एक चिन्ह होता है शून्य, मतलब कुछ भी नहीं लगा रहेगा, और दूसरा रहेगा ने। तो हम समझ जाएंगे कि यह कर्ता कारक है। अब आप जैसे देखिए राम लिखा रहेगा, राम लिखा रहेगा और राम ने लिखा रहेगा, तो समझ जाइए कि ये कर्ता कारक में है। उसके बाद ये कर्म कारक है, तो इसका चिन्ह होता है को। अब ये जहाँ को लिखा है, अब इसी में देखिएगा कि किसी भी नाम के बाद ये को लिखा रहेगा। राम को, सीता को, मोहन को, तो आप समझ जाइए कि राम कर्म है, कर्म कारक में है, सीता कर्म कारक में है, मोहन कर्म कारक में है, यदि इसके बाद को लगा होता। और इसका चिन्ह होता है कि द्वारा, के द्वारा और से। अब इसमें कैसे पहचानेंगे कि वह है, तो इसी को लेते हैं राम से या राम के द्वारा। इतना ही रहने देता हूँ।
तो जैसे ही यहाँ देखिएगा कि नाम के बाद से लगा है तो आप समझ जाइए कि यह करण कारक है। जैसे ही देखिए कि नाम के बाद के द्वारा लगाया गया है तो आप समझ जाइए कि करण कारक है। और ये संप्रदान की पहचान होती है कि किसी भी नाम के बाद यहाँ पर को या के लिए ये लगा रहता है। तो यहीं पर ये पहचान जाएंगे आप राम को और राम से, ये हो गया। फिर यहाँ आपादान, इसमें होता है, इसका भी से होता है। आप कहेंगे कि यहाँ करण में भी से है और यहाँ भी से है, तो दोनों में तो कुछ अंतर होगा तभी ऐसा है, अंतर है। इसमें क्या होता है, ये आपको जुदाई अथवा अलगाव दिखाता है। और यहाँ वाला से जो है यह साधन दिखाता है। अब आप कहेंगे कि सर ये साधन क्या हो गया, ये इसको भी क्लियर कर दे। राम कलम से लिखता है, तो यहाँ देखिए ये कलम जो है राम के लिए लिखने का साधन हो गया, है ना। राम के द्वारा काम किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, पहले मैंने बताया कि राम लिखने का काम करता है, लेकिन किससे करता है, कलम से, तो कलम उसके लिए साधन हो गई। राम के द्वारा काम किया जाता है, अब यहाँ काम किया जा रहा है, किया जाता है, तो उस काम को करने का साधन कौन है, तो राम खुद है। तो यहाँ ये से साधन दिखाता है और यहाँ यह वाला से जो है जुदाई दिखाता है, अलगाव दिखाता है। तो ये आप कहेंगे कि सर ये क्या हो गया, आप थोड़ा एक बार बताने की कोशिश कीजिए। तो मैं पहले ही बता देता हूँ। राम विद्यालय से घर जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि राम विद्यालय से यहाँ लगा हुआ है, लेकिन यह से बता रहा है कि राम विद्यालय से अब दूर हो रहा है, राम अब विद्यालय से दूर हो रहा है। यहाँ एक देखिए कुछ भी नहीं है, राम घर से बाजार जा रहा है। अब यहाँ देखिए राम घर से अलग हो रहा है और कहीं दूसरी जगह पहुँच रहा है, जुड़ रहा है। तो आपादान और ये करण वाला से में यही अंतर है। अब देखिए संबंध, इसका है का, के, की। अब ये काके की जो है यह संबंध बता रहा है। अब किसी भी शब्द के बाद देखेंगे तो यहीं पर ये बताएगा राम का घर, एक आ गया, राम के पिता, यहाँ एक आ गया, राम की माँ। यहाँ देखिए राम का संबंध घर से बता रहा है, राम का पोजीशन है, अधिकार है घर पर, इसलिए दिखा राम का घर और सिंगुलर नंबर। अब यहाँ राम के पिता, पिता के साथ राम का संबंध है और के इसलिए लगा कि पिता उससे बड़े हैं और उनको आदर दिया जाता है, इसलिए यहाँ के। और यहाँ
राम का संबंध माँ से है, माँ स्त्री है, इसलिए यहाँ की। इस तरह से ये हो गया। अब ये चलिए अधिकरण में पे पर ये सब जो है आपको दिखाता है। तो यहाँ पर दिखाता है स्थान कि आप कहाँ पर हैं वो, तो यहाँ बताता है, देखिए घर में एक शब्द हो गया। अब यहाँ बता रहा है, अब इसके पहले कुछ और लिख सकते हैं हम, राम घर में है। अब यहाँ पर जैसे ये में देख लिया वैसे ही आपको कहना है कि राम यह किस कारक में है, तो अधिकरण कारक में है, हम समझ लेंगे। वैसे ही राम घर पर है। अब यहाँ भी हम यहाँ इस पर को देख करके समझ जाएंगे कि राम अधिकरण कारक में है। और ये पे शब्द का प्रयोग उर्दू में होता है। यहाँ अब संबोधन, संबोधन में आता है, हम किसी को बुलाते हैं, हे, अरे, अजी, ऐसा बोलते हैं हम लोग। अब कहते और उसके लिए चिन्ह लगाते हैं, हे राम, हे राम, और उसके लिए यह चिन्ह लगाते हैं, हे राम। उसी तरह से अरे श्याम। अब जब हम किसी को बुलाते हैं, पुकारते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं, हे अरे अजी इधर सुनो, है ना। हम लोग बोलते हैं अजी इधर सुनो। अब जैसे यहाँ पर ये हे अरे अजी लगा हुआ होगा, हम समझ जाएंगे कि यह संबंध कारक में है। तो अब आइए हम लोगों ने यहाँ 5 नंबर तक देखा था, है ना। राम और सीता वन को गए, ये शुद्ध हो गया, और बीच में ये मैं कारक पढ़ाने लगा था। अब आइए हम लोग छठा देखते हैं, मैं यह काम नहीं किया हूँ। यहाँ पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस में ने का प्रयोग होता है, तो इसमें मैं जो करता है इसमें ने नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ हमारा वाक्य हो गया, मैंने यह काम नहीं किया है। हम लोग वाक्य तो शुद्ध कर देते हैं, लेकिन कारण नहीं समझते कि आखिर यह शुद्ध हुआ क्यों। कह देते हैं कि यह अशुद्ध है, लेकिन क्यों अशुद्ध है ये नहीं समझ पाते। इसीलिए मैं इतना सारा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, अभी मैंने ये सब कुछ पढ़ाया, यहाँ पर ये कर्म कारक है, यहाँ पुस्तक को, अब इसकी जरूरत नहीं है ना, और वह यहाँ लगा हुआ है। तो इसको शुद्ध करने के लिए सिर्फ को हटाना है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। हमने इस विषय को विचार किया। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी कारक संबंधी दोष है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर ये को लगा के रखा है, को, लेकिन होना चाहिए क्या, ये पर। तो इसको हटा देना है और पर लगाना है। तो हमने इस विषय पर विचार किया।
हमने इस विषय पर विचार किया और यह वाक्य शुद्ध हो गया। 8 बजने को 10 मिनट। फिर यहाँ देखिए को लिखा है और यहाँ होना क्या चाहिए, ये में होना चाहिए। तो यहाँ वाक्य शुद्ध हो जाएगा कि 8 बजने में 10 मिनट है। यह वाक्य शुद्ध हो गया। वह देर में सोकर उठता है। फिर देखिए यही जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, यहाँ ये में लगा दिया है, लेकिन होना क्या चाहिए, ये से होना चाहिए, ये वाला से होना चाहिए, यह से होना चाहिए, लेकिन यहाँ लगा कर रखा है में। वह देर से सोकर उठता है और इस तरह से यह वाक्य शुद्ध हो गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यह वीडियो ऑलरेडी 31-32 मिनट का हो चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।